हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन में हम आगे चलते हैं। क्लास 10th में आज हम एग्जाम्पल नंबर 12.3 एनसीईआरटी का देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12.3 हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of a bulb filament is 1200 ohm। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि एक बल्ब का फिलामेंट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है। इसका रेजिस्टेंस है आपका 1200 ओम। फिर वो कह रहा है कि जहाँ पर वो बल्ब लगा है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको पता है करंट बिना पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं फ्लो हो सकती है, तो वो कितना है? 220 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि उस बल्ब के फिलामेंट में कितनी करंट जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए, क्या आपको रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज के बीच में कोई रिलेशन पता है? आपका आंसर है यस, हमें पता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आप एकदम सही सोच रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। हमें क्या पता करना है? तो आप कहेंगे हमें पता करना है I। हमें क्या पता है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, कितना है? 220 वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस पता है, कितना है? आप कहेंगे 1200 ओम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए कि यहाँ पर वोल्टेज कितना हुआ? तो आप कहेंगे 220 वोल्ट इज इक्वल टू आई हमें निकालना है। आर कितना है? आर है 1200 ओम। तो आप इस I को यहीं रहने दो और इस 1200 को इधर ले जाओ, तो आपको पता चलेगा क्या? ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 220 वोल्ट अपान 1200 ओम। तो कुल मिलाकर के ये आपका I की वैल्यू आ गई। तो आप, आई होप कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उस बल्ब के फिलामेंट में इतनी करंट, जितना आप ये इसको सॉल्व किए हैं, इतनी करंट फ्लो होगी। अच्छा, ध्यान रखिए, इस वोल्टेज को याद रखिए, कितना है? 220 वोल्ट। अभी इससे कुछ हम आपको एक बात बताने वाले हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब इसी में फिर से आपसे आगे एक और क्वेश्चन पूछा है। वो कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। अब कह रहा है कि वहीं पर एक हीटर भी लगा है उसी 220 पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो कह रहा है कि बताइए इसमें कितनी करंट बहेगी। तो ये बात आपको पता है, आप उसको भी ऐसे ही निकालेंगे। क्या? V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है? 220 वोल्ट। I आपको निकालना है और इस हीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? आप कहेंगे 100 ओम। तो आपका आंसर कितना हो गया? तो आप यहाँ पर कहेंगे, इसको ये 100 इधर चला आएगा, तो आप करंट यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। जो भी करंट यहाँ पर आएगी आपको पता है, यहाँ आएगी 2.2। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, जो हमारा हीटर है वो भी कितनी पोटेंशियल डिफरेंस पर लगाया गया था?
आंसर है 220। अच्छा, जो हमारा बल्ब फिलामेंट है वो भी कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर लगाया गया था? आंसर है 220। कहने का मतलब बल्ब और हीटर का दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, मतलब ही सेम था। एकदम सही। आप ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस किसका सेम होता है? तो आपको पता है जो पैरेलल में कनेक्ट होता है, जो डिवाइस या जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आपको ये भी पता है कि अगर वो पैरेलल में है तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। तो उसमें करंट जो है अलग अलग फ्लो करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जब हीटर में कितनी करंट फ्लो हुई तो आपने देखी कितनी थी? 2.2। अच्छा, और जब आपने करंट किस में देखी? बल्ब में। तो ये आप देखिए बल्ब में आई है 0.18 और हीटर में थी 2.2, मतलब करंट अलग अलग है। अरे भाई, पोटेंशियल सेम रहे, करंट अलग अलग रहे तो ये क्या है? क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है? इसका आंसर है यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। यहाँ पर ये दिखाया नहीं गया है लेकिन मैं आपको और भी बता रहा हूँ जिससे आप अपनी थ्योरीज को यहाँ रिवाइज करते रहें तो आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला है एग्जाम्पल नंबर 12.4। एग्जाम्पल नंबर 12.4 आप आराम से रीड करिए। आइए आपके साथ हम भी रीड करते हैं और ये देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है। लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। कह रहा है एक हीटर है, उसके जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? वो है 60 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन से बात करो बेटा। व्हेन इट ड्रा ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। अब एक आप बात ध्यान से सुनिएगा। क्या? इधर देखिए, मान लीजिए ये हीटर की बात कर रहा है। तो हमने आपको बताया था ना कि जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं वो सब क्या है? रेजिस्टेंस। तो इसी हीटर को हम ऐसे प्रेजेंट कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा हीटर है। अच्छा, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो आप कहेंगे अभी तो क्वेश्चन में बता रहा है कि 60 वोल्ट। ठीक है, अब 60 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट कितना फ्लो हो रही थी? यही बता रहा है क्वेश्चन ही। कितना? 4 एम्पियर। अच्छा, फिर बाद में वो आपसे कुछ बदल रहा है, मतलब 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था तो यहाँ पर करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रही थी। फिर कह रहा है कि, और ये क्या है आपका? ये है हीटर जो रेजिस्टेंस के फॉर्म में है। फिर कह रहा है कि वही हीटर सेम है, हीटर बदला नहीं गया है। बदल क्या दिया गया? बदल दिया गया वो बैटरी, मतलब वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 60 को रिप्लेस किया गया और क्या कर दिया गया? 120 वोल्ट। तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जब 120 वोल्टेज वाली बैटरी या कोई डिवाइस लगा देंगे तब बताइए कि कितनी करंट फ्लो होने वाली है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पहले आपको डेटा बताया गया कि 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही। एक बात आपको नहीं पता है, वही रेजिस्टेंस। सही बात है ना?
मतलब उस हीटर का रेजिस्टेंस आपको नहीं पता। तो आप एक काम करेंगे और बाद में आप देख रहे हैं कि सिचुएशन हर चीज़ बदली गई लेकिन हीटर नहीं बदला गया, तो इसका मतलब आपको पता है कि जब डिवाइस नहीं बदली जाएगी तो क्या सेम रहेगा, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो आप बिना कोई देरी किए हुए तुरंत आप एक काम करिए, क्या पहले इस सिचुएशन में इस हीटर का बहुत जल्दी रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये क्या है वोल्टेज और ये क्या है एम्पियर मतलब आई। क्या आपको V और I के बीच में रिलेशन पता है? यस, V इज इक्वल टू आई आर। क्या पता है बच्चों? हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, V कितना है 60 वोल्ट, I कितना है बता रहा है कि 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, चलिए 4 एम्पियर। अच्छा, रेजिस्टेंस वही तो हमें निकालना है हीटर का, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बाद में भी क्वेश्चन में वो ट्विस्टिंग कर रहा है, हीटर नहीं बदला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब डिवाइस नहीं बदली तो रेजिस्टेंस उसी की प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ से कितना आया तो आप बोलेंगे 60/4 इज इक्वल टू आर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3 0, ये कितना हो गया 15। कुल मिला करके रेजिस्टेंस कितना आया? तो रेजिस्टेंस आ गया कितना 15 एम्पियर। इसको आप थोड़ा सा याद रख के रहिएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय पेन और कॉपी साथ में लिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर के इस हीटर का रेजिस्टेंस कितना आया? आप कहेंगे 15 ओम। अच्छा, अब कह रहा है कि अब ये सिचुएशन बदल रहे हैं, चलिए ठीक है इनको भी बदलने दीजिए, कोई बात नहीं। बदले सिचुएशन, ये सिचुएशन में बदला, क्या किया प्लस, फिर ये क्या किया माइनस, फिर वही हीटर ये है जो मैंने ऐसे रेजिस्टेंस के रूप में दिखाया है। अब ये कह रहा है कि ये बैटरी के प्लेस पर ना इन्होंने अब 120 वोल्ट की बैटरी उठा करके रख दी। अब आपसे पूछ रहे हैं अब बताइए कितनी करंट फ्लो होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए वही हीटर इन्होंने यहाँ लगाया है और इस हीटर का रेजिस्टेंस आपने बहुत ही चालाकी से निकाल लिया था। कितना आया 15 एम्पियर। तो अब आपको इसका मतलब यहाँ R पता है और यहाँ अब V पता है और आपको I ही तो निकालना है। तो इसका मतलब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या V इज इक्वल टू आई आर, हमें V पता है कितना 120 वोल्ट इज इक्वल टू I पता है क्या? नहीं भाई, यही तो पता करना है। I रेजिस्टेंस पता है क्या? यस, हमने जो निकाला था 15 ओम। तो कुल मिला करके हम इसको डिवाइड कर लेंगे, I को यहीं छोड़ दो और 15 को इधर ले जाओ, तो कुल मिला करके क्या बनेगा? आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 120 वोल्ट अपॉन 15 ओम इज इक्वल टू I। तो आप इसको कितना 5 3 कुल मिलाकर के ये कितना आया 8 एम्पियर। तो यही आपसे पूछा गया था। तो आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर। अच्छा, कोई मेटल का वायर है और उस वायर की कुछ प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि 1 मीटर का
इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर इसकी लेंथ है इस मेटल वायर की। अच्छा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इंफॉर्मेशन दे रहा है 26 ओम, और कह रहा है कौन से टेम्परेचर पर, तो आपसे कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। बेटा आपको थ्योरी में याद होगा जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो स्टेटमेंट उसमें यही था कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम डिवाइस की ही बदल जाती है। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक ही डिवाइस, अगर मान लीजिए एक हीटर है तो उसका रेजिस्टेंस है, अगर किसी टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस कुछ है, अगर आपने उसका टेम्परेचर बदल दिया तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, भले ही आपने हीटर नहीं बदला है। तो इसका मतलब टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती रहती है। तो इसने देखिए एक इन्फॉर्मेशन दी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका रेजिस्टेंस था वो 26 ओम है। अच्छा, आगे पढ़िए ध्यान से, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, ठीक है, कह रहा है अगर उसका डायमीटर 0.3 mm है तो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट द टेम्परेचर, कह रहा है उसी टेम्परेचर पर व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से ऐसे देख रहे हैं, आपको ये पता है कि क्या हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रिलेशन पता हैं, तो आपका आंसर है यस पता है। क्या है वो, आपने ये रिलेशन ध्यान से आपको जब थ्योरी में पढ़ाया गया था, क्या R इज इक्वल टू रू L बाई ए, ये R इसमें रेजिस्टेंस है, रू इसमें रेजिस्टिविटी है, L इसमें लेंथ है, और ये A जो है ना ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको थ्योरी में ही बताया गया था कि इधर से ये वाला एरिया, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया, ये वाला, कुल मिला के ये वाला एरिया। अच्छा, तो आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, मतलब कि रू निकालना है। अब आपको रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, कितना है 26, कितना है 26 ओम। अच्छा, रू आपको निकालना है, लेंथ कितनी है दिया गया है, कितना 1 मीटर। अच्छा, आपको एरिया निकालना है। अरे भाई ये जो है, ये चीज़ जो भी मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये जो है इसका ये कैसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये सर्कुलर टाइप का ना, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही तो एरिया है। अच्छा, तो हम इसमें कैसे इस एरिया को निकाल सकते हैं, तो पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.14। अच्छा, आर मतलब उसका रेडियस। अब देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया है कि वायर का डायमीटर इतना है, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, पहले आप इस mm को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। इस mm को पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। उसके बाद जब वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको उसको बाई 2 कर देना है, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, और हमें यहाँ रेडियस चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे क्या, फिर से देखिए यहाँ हमें क्या निकालना है, R इज इक्वल टू रू ए बाई
R इज इक्वल टू रू L बाई ए। हमको ये की वैल्यू पता है कितनी है 26, हम लिख नहीं रहे हैं। हमको ये भी पता है L 1 मीटर, हमको यही एरिया निकालना है। तो हमको ये एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और आपको ये पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए देखने में लग कैसे रहा, ये है सर्कुलर टाइप का। तो सर्कुलर का एरिया कैसे निकालते हैं, आपको पता है पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है, आर मतलब उसी सर्किल का रेडियस, उसी सर्किल का रेडियस। लेकिन आपको यहाँ दिया क्या है, डायमीटर। तो आपको पता है कि आप सबसे पहले 0.3 mm का बाई 2 करेंगे। तो कुल मिला करके ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका रेडियस, लेकिन ये mm में है। फिर आप इस mm को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कुल मिला करके अब ये आपका कंप्लीट क्या बन जाएगा, आपका कंप्लीट रेडियस बन जाएगा। और उसके बाद आप इसको पूरा कंप्लीट करके आप इसको कन्वर्ट करके आप ये रेडियस की वैल्यू यहाँ रखेंगे। यही नहीं, आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे और इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। रख करके आप उसका स्क्वायर करेंगे। ये देखिए यहाँ स्क्वायर करना था। और फिर आप पाई की वैल्यू मतलब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब आपको ओवरऑल क्या निकल जाएगा, तब आपका ये एरिया निकल जाएगा। तो इसका मतलब आपको R पता, L पता, A पता, आपको रो निकालना है। बाकी सबको आप उधर ले जाएंगे। आप इसको ऐसे करेंगे, कैसे, ऐसे R मल्टीप्लाइड A बाई L इज इक्वल टू रो। तब आपको ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको रजिस्टिविटी पता चल जाएगी। तो आशा है ये आप इसको सॉल्व करिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section E has a resistance of 4 ohm। कह रहा है कि एक किसी मटेरियल का क्या दिया गया है, वायर जिसकी लेंथ कितनी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A और उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। कह रहा है व्हाट इट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। कह रहा है आप उसका मटेरियल मत चेंज करिए, लेकिन आप क्या चेंज करिए, कह रहा है कि आप उसका लेंथ जो है वो आधा कर दीजिए। पहले लेंथ अगर आपने L लिया था तो अब लेंथ आप L/2 कर दीजिए, और जो उसका एरिया था क्रॉस सेक्शन एरिया उसको आप डबल कर दीजिए। तब बताइए कि उस रेजिस्टेंस का क्या होने वाला है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन इधर देखिए। अब आपको पता है सेम मटेरियल की बात हो रही है, सेम मटेरियल रहेगा तो आपको पता है रो की वैल्यू वही रहेगी। यहाँ देखिए पहले केस के लिए, फर्स्ट वायर के लिए आप फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू रो L/A। अच्छा, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम। तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू रो L/A, तो लेंथ कितनी थी L, एरिया कितना था A और उसके लिए रो आपने
मान लिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि वो मटेरियल है तो उसका रो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई? 4 ओम। अब कह रहा है नाउ फॉर द सेकंड वायर। सेकंड वायर भाई उसका रेजिस्टेंस कितना मान लीजिए, हमें नहीं पता, मान लीजिए कोई दूसरा आएगा, तो यहाँ पर उसको मैंने मान लिया R2। और देखिए ये देखिए जो ये रो है, रो ये नहीं चेंज होगा क्योंकि मटेरियल वही है, तो यहाँ भी रो तो यहाँ भी रो। अच्छा, लेकिन अब की बार लेंथ उसका L/2 कर दिया और इसका एरिया डबल कर दिया। तो कह रहा है इतना आपने किया, तो जब आपने इतना किया तो इसको आपने सॉल्व किया, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो कायदे से तो ये 2 यहाँ चला गया, तो ये हो गया 1/4 रो L/A। अच्छा, अब आप इसी को ध्यान से देखिए, देखिए ऐसे देखिए, इतना आप देखिए, इतना देखिए, रो यहाँ भी वही रो, यहाँ भी वही रो, L ऊपर L ऊपर, A नीचे A नीचे। कहने का मतलब जितना पार्ट मैंने ऐसे घेर लिया है, इसका मतलब क्या यही R1 की इक्वल नहीं है? आप कहेंगे यस ये R1 की इक्वल है। तो आप इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसको हटाया तो 1/4, इस पूरे के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? R1। तो आप बताइए कि R2 की वैल्यू कितनी हो गई? अभी आपको पता है R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू 4 है। जब आप यहाँ 4 रख देंगे तो वो 4 से 4 कट जाएगा, तो R2 की वैल्यू आएगी कितनी? तो आप कहेंगे 1 ओम। तो आप ये समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं जिसमें इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना हो एक टर्म को। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करिए। ऐसे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना है, जिसमें आपको हल्के फुल्के दिमाग लगाने हैं और इसमें ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं रहती है, लेकिन आपका पूरा माइंड चलना चाहिए। ये माइंड चलता है बस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस करेंगी, जितना आप अभ्यास करेंगे, आप क्वेश्चन उतने ही ईजिली तरीके से लगा पाएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन की तरफ। अब इंटेक्स क्वेश्चन में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कह रहा है कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। अरे भाई फार्मूला आपको याद होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। और एक बात यहाँ लिखी नहीं रहती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी तो डिपेंड करता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, अगर वही रेजिस्टेंस रहे मतलब वही डिवाइस है, अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब वही फैक्टर पूछा है किसके किसके ऊपर, तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, सही बात। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी वायर के लेंथ पर, सही बात। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, सही बात। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर पर। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो पर, रो का मतलब उसी मटेरियल पर, उसी किस पर, मटेरियल पर। भाई मटेरियल बदल गया तब भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो रेजिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों किस में किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है T पर, T फॉर टेम्परेचर, रो पर मतलब मटेरियल पर, मटेरियल बदला तो रो बदल जाता है, रो पर मतलब वायर की लेंथ पर मतलब उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो रेजिस्टेंस इतनी बातों पर डिपेंड करता है। अच्छा
आगे आइए, कह रहा है कि विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। अब इस बात को ध्यान से सुनना, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि क्या एक थिक वायर है, थिक का मतलब मोटा वायर, और एक पतला वायर है मतलब थिन है, दोनों वायर सेम मटेरियल के बने हुए हैं। मतलब अगर वो वाला वायर कॉपर का बना है तो दूसरा वाला वायर भी कॉपर का बना है, लेकिन एक वायर मोटा है एक वायर पतला है। तो आपसे कह रहा है कि अगर दोनों एक ही सोर्स से कनेक्ट है तो क्या सेम करंट फ्लो होगी? नहीं, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं। ये बात आपको पता है। क्या? मान लीजिए ये मैं कह रहा हूँ वायर है, एक वायर ये वाला है, सेम मटेरियल है, मतलब मैं कह रहा हूँ कॉपर का बना, दूसरा वायर ये वाला है, ये भी कॉपर का बना है, ये भी कॉपर का बना, ये भी कॉपर का बना। अच्छा, अब आपको पता है ये वाला मोटा है, मोटा है का मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, और आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या कह रहा है? अगर किसी का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है तब उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ करंट ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो करती है। तो इसका मतलब जो मोटा वाला वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है किसके कंपेयर में? पतले वाले वायर के। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ करंट आसानी से फ्लो करेगी। तो मतलब मोटे वाले में करंट आसानी से फ्लो करेगी। तो कहाँ पर ज़्यादा ईजिली करेगी? तो मोटे वाले में। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, जहाँ रेजिस्टेंस कम रहता है वहाँ फ्लो ईजिली होता है। अच्छा, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 करा कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? अरे भाई, ये आपसे एक बात कह रहा है, कह रहा है कि आपने मान लीजिए एक सर्किट बनाई, ठीक है, उसमें आपने कोई एक ऐसी डिवाइस लगाई, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, अप्लायंस, मान लीजिए ये पंखा था, फैन था, फैन, चलिए तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप इस फैन को ना बदलो, इस फैन को ना बदलो, आप इसी बैटरी को बदलो। तो बैटरी को जब अगर आप बदलते हैं तब आप हमको ये बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट, करा करंट में क्या चेंज होने वाला है अगर हम इस आर को ना बदलें, मतलब इस डिवाइस को ना बदलें, हम इसको बदल दें, तब क्या चेंज होगा। अच्छा, तो ये तो बड़ा आसान है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? आप ऐसे कहेंगे, क्या आपको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में पूछ रहा है? करंट के बारे में। तो पहले
पहले वाली सिचुएशन, मान लीजिए कि इसमें करंट I फ्लो हो रही थी, ठीक है, और पहले उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी था, और मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पहली सिचुएशन में हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपान R इज इक्वल टू आई। ये पहली सिचुएशन है। इसको मैं फिर से एक बार लिखता हूं, क्या I इज इक्वल टू V अपान R, ये पहली सिचुएशन है। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी था, रेजिस्टेंस R है, तो करंट उसमें I फ्लो हो रही है। अब इसने एक काम किया, कह रहा है कि मैंने डिवाइस नहीं बदली। अरे भाई, जब आपने डिवाइस नहीं बदली, अब यही देखिए, यही सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है मैंने डिवाइस नहीं बदली, तो इसका मतलब जान रहे हो, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं बदला, इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं बदला। अब ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे ही कहानी के टाइप का आपको बोलेंगे, और आपको ये सब पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है, कौन सी चीज़ों पर होता है। तो ये सब बातें आपको यही सब याद रखना है। अब ये कह रहा है कि हमने डिवाइस नहीं बदली, इसका मतलब रेजिस्टेंस हमने नहीं बदला, मतलब वही रेजिस्टेंस रहा। कह रहा है कि जो पोटेंशियल है पहले जितना लगा था मैंने उसका हाफ कर दिया। अरे भाई, उसके बाद पहले पोटेंशियल मान लीजिए V था, तो अब ये कितना हो गया, हाफ, तो R तो वही रहा, तो अब कितनी करंट हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल टू V/2 R। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो अब कुल मिला के ये करंट कितनी हो गई, I2, और पहले कितनी करंट थी, फिर से इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं। क्या पहले कितनी थी, पहले करंट कितनी थी, I इज इक्वल टू V अपान R। मान लीजिए ये करंट थी I1, फिर बाद में करंट कितनी हो गई, I इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस आपने बदलने के बाद तो आपको पता है V अपान R और 1/2 ऐसे ही आया था। आप पिछला वीडियो पीछे आप करके देख सकते हैं। अच्छा, कंपेयर करिए, यहाँ कितना है, V R। ये देखिए कुल मिला के ये V अपान R क्या है, आप कहेंगे I1 है। तो आप यहाँ क्या इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं I1। तो कुल मिलाकर के बात क्या बनी, आप कहेंगे I2 इज इक्वल टू 1/2 I1। इसका मतलब पहले जितनी करंट फ्लो हो रही थी कितनी थी, I1, अब करंट कितनी हो गई, I1 की आधी, I1 की आधी। आगे चलते हैं, कह रहा है कि Y are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal। देखिए, कोई प्योर मेटल होता है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अरे भाई, अगर किसी वायर में करंट जाएगी तो आपको पता है हीट निकलेगा, तो मतलब उसका टेम्परेचर बदलेगा। तो जब टेम्परेचर हम लोग उसका इंक्रीज करेंगे तो उसमें होता क्या है कि जो आसपास की एयर है, एयर के साथ प्योर मेटल रिएक्शन कर लेगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का सेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब ये हुआ कि वो ऐसे ही थोड़ा सा ख़राब होता चला जाएगा, उसमें पता नहीं कौन से कलर आ जाएंगे, और फिर वो हल्का हल्का पार्ट उसका ख़राब हो करके चूरा टाइप का निकलते निकलते वो निकल जाएगा, वो पूरा मटेरियल ही ख़राब हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है क्या कि इसीलिए हम लोग मेटल तो नहीं रखते हैं। अच्छा,
और दूसरी बात ये है कि जो हमारा एलॉय होता है, एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हमको पता है किसी हीटिंग डिवाइस के लिए, जैसे रोस्टर हो गया, जैसे आयरन हो गया, इसको सबको हम हीट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमको इसके लिए जो वायर है वो बहुत ज़्यादा पिघल ना जाए टेम्परेचर के कारण, तो इसीलिए हमें एक काम करना पड़ता है, क्या कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा टेम्परेचर सह पाए, जिससे वो गर्म रहे और हम जो आयरन करना चाहते हैं या ट्विस्ट करना चाहते हैं वो सब हम काम अपना कर लें। तो इसका एक ये फ़ायदा है कि एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और वो आराम से वो वाला वायर, एलॉय वाला वायर टेम्परेचर को आराम से सहन कर सकता है, वो मेल्ट नहीं होता है। इसीलिए एलॉय का वायर ज़्यादा अच्छा होता है इलेक्ट्रिक आयरन और ट्विस्टर बनाने के लिए। अच्छा, अब आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूज़ द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, 12.2 को देखना है, इसी एनसीईआरटी में कह रहा है विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। आइए देखते हैं आयरन और मरकरी में कौन सा बेटर कंडक्टर है। वो कह रहा है कि आप इसकी टेबल देख करके बताइए। आइए हम टेबल पर पहुंच गए। किसकी बात किया था बच्चों? कहा था आयरन देखकर बताइए, ये है आयरन, और कहा था मरकरी देख के बताइए, ये है। अच्छा, किसकी इंफॉर्मेशन है ये? रजिस्टिविटी की। किसकी इंफॉर्मेशन है? रजिस्टिविटी। अब सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन यहाँ आप ध्यान से सुनिए। आपको ये पता है, क्या पता है? इधर देखिए, पहले आप इंफॉर्मेशन तो ले लीजिए, तभी तो आप निकालेंगे। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये सब फैक्टर हमको देखना ही नहीं है, हमें रो की बात कर रहा है। मतलब रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये अपने दिमाग में रखे रहिए। रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, रो बढ़ेगा, किसी भी मटेरियल का रो बढ़ेगा, रजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब वो करंट को ज़्यादा फ्लो नहीं होने देगा, डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब वो कंडक्टर अच्छा नहीं होगा। आपको ऐसे ही रिलेट करना पड़ेगा। अब इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, क्या देखेंगे? आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है? तो आप कहेंगे ये है, ये 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओम मीटर। अच्छा, मरकरी की कितनी है? मरकरी की है 94.0 एन की 10 की पावर -8 मीटर। देखिए, ये आप पीछे वाला जो ये प्रीफिक्स है, सफिक्स है, आप इसको बराबर किए रहे तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। ये दोनों बराबर है, ये भी 10 की पावर -8, ये भी 10 की पावर -8। तो आप यहाँ देखेंगे कि 94 ज़्यादा कि 10, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि 94 ज़्यादा। 94 ज़्यादा मतलब रजिस्टिविटी मरकरी की ज़्यादा, मतलब मरकरी का रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब मरकरी बहुत ख़राब है, मतलब वो फ्लो को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, मतलब वो कंडक्टर अच्छा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? आप कहेंगे आयरन अच्छा है। अच्छा, उसी में एक क्वेश्चन हमने देख लिया था, आप नहीं देख पाए थे, हम वहाँ फिर से नहीं जाएंगे। उसने कहा था कि इसमें से देख करके बताइए कि कौन सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो आपको पता है कि जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम वो फ्लो में डिस्टरबेंस सबसे कम, फ्लो में डिस्टरबेंस सबसे कम मतलब कंडक्टर अच्छा। तो इसका आंसर है सिल्वर। ये दूसरा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब आपको दिखाते हैं।
आप देख नहीं पाए थे, हमने देख लिया था। हमने सोचा कि एक साथ ही सब कर लेंगे, कुछ बच्चे देखे होंगे। ये देखिए, तो इसमें आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे आयरन, इसमें आंसर क्या आएगा, सिल्वर। तो अब ऐसा क्वेश्चन, अब जैसे मान लीजिए वहाँ पर भी ऐसे ही आपको कुछ ऐसे ही बनावट टाइप का कोई चार्ट दे देंगे, फिर उसी में से पूछेंगे कि ये बताइए क्या है कैसे आप इसको जान पाएंगे। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप एकदम अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, अब इसके आगे हम नहीं बता रहे हैं, इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, वो बार बार पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए एक बार हम इसको फिर से बता देते हैं, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, देखिए, रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करता है, मतलब रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, किसकी, किसी मटेरियल की। कौन सी प्रॉपर्टी, वो करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करती है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस कब बोला जाएगा, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस तब बोला जाएगा मतलब उस पूरे मटेरियल का कितनी रुकावट वो कर रहा है, वो पूरे की बात करेगा तब। अच्छा, रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी का मतलब तब आएगा जब हम डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस कंपेयर करेंगे, डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस कंपेयर करेंगे, तब हम रजिस्टिविटी वाला टर्म यूज़ करेंगे। आप नहीं समझे, मैं जान रहा हूं आप बिल्कुल नहीं समझे, आप फिर से समझिए। आप इसको ऐसे समझिए, कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, मैं आपसे कहूं एक वायर है ए और एक दूसरा वायर है, एक दूसरा वायर है ये है बी। अच्छा, अब मैं कहूं कि जरा आप कंपेयर करो इन दोनों वायर को और बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैं कह रहा हूं बी वाले का रेजिस्टेंस कम है और ए वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन क्या ये फेयर कंपेयर हुआ? आंसर है बिल्कुल नहीं। अरे भाई, जैसे ही आप ए वाले के ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि तुम्हारा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत ख़राब हो, तुम बहुत करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करते हो, भाग जाओ यहाँ से, तो आर कहेगा शांत रहिए आप इतना अनबैलेंस तरीके से कंपेयर किए हैं कि उसका कोई जवाब नहीं। आप नहीं देख रहे हैं, आपने हमको इतना बड़ा ले लिया और आपने इनको बी वाले को छोटा सा लिया है। अरे भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब आप इनको छोटा सा लेंगे तो ये तो रेजिस्टेंस कम करेंगे ही, और मुझको आपने बड़ा लिया है, ये कौन सा कंपेयर हुआ भाई? भाई आपको पता है कि जब लेंथ बढ़ेगी तो भाई रुकावट ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा आएगा ही। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ए वाला ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला वायर है कि बी वाला है? तब आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से क्लिक करना चाहिए, अच्छा ओ हो मैंने बहुत बड़ी गलती की, हमें ए और बी का कंपेयर करना है, हमें ए और बी का कंपेयर करना है, तो हमें दोनों को बराबर लेना पड़ेगा भाई। ये क्या है? ए, ठीक है। अब ये क्या है? बी। अब दो वायर है ए और बी, अब देखिए दोनों वायर एकदम सेम लेंथ के हो गए। अब ठीक है मामला, दोनों वायर एकदम सेम लेंथ के रहें और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी जितना पतला ये रहे, जितना मोटा ये रहे, उतना ही मोटा ये रहे, तभी ये जो बैठेगा ए,
ए बी को देखकर और बी ए को देखकर, मतलब लेंथ भी बराबर रहे और क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या रहे, बराबर रहे। कहेंगे ठीक है चलो अब कंपेयर करो। अब मान लीजिए आपने कंपेयर किया कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तब क्या आया, तब ये आया कि ए का रेजिस्टेंस कम है और बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब ये सही कंपेयर है। मतलब अब यहां पर देखिए मटेरियल जो था, मटेरियल ए का मटेरियल कुछ और था, बी का मटेरियल कुछ और था। अब बढ़िया से कंपेयर किया गया। पहले देखिए आपने ए वाले को क्या कहा था, पहले आपने ए वाले को कहा था तो हाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन जब उसने अपना विरोध आपके सामने दर्ज कराया, जब आपने सब कुछ बराबर बराबर किया, तो एक्चुअल में पता चला कि ए का रेजिस्टेंस कम है और बी का ही रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक और वैल्यू आई मटेरियल वाली, ए का कुछ और मटेरियल है, बी का कुछ और मटेरियल है। दो मटेरियल अलग अलग थे जिनकी लेंथ सेम थी, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था। तब उस समय कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस ले रहा है, तब वही उसकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। ऐसे ही तो रेजिस्टिविटी हम लोग डिफाइन करते थे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, हो सकता है आपके दिमाग में और अच्छी तरीके से ये बात आए। जैसे मान लीजिए कि दो आदमी में कंपटीशन हो जाए, तो आप इसका भाव समझिएगा। एक आदमी ये ए और दूसरा आदमी ये इतना बड़ा, दोनों में कंपटीशन। कहा कंपटीशन करोगे, कहा किसका, कौन ज़्यादा पूड़ी खाएगा, कौन ज़्यादा पूड़ी खाएगा, जरा आप उसकी कंपटीशन कर सकते हैं क्या? तो कहेंगे हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल चलो बुलाओ, कौन है मेरे अपोजिट में। तो मैंने कहा ए आपके अपोजिट में बी है, ए तुरंत भाग जाएगा। ये कौन सी बात हुई, ये कोई कंपैरिजन हुआ क्या? क्यों? अरे यार देख नहीं रहे हो, बी हमसे वैसे ही कितना बड़ा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमसे ज़्यादा खाएगा। तो क्या करें, कैसे कंपटीशन करें? अरे भाई जितनी उम्र का मैं हूँ ए कहेगा, जितनी उम्र का मैं हूँ उतनी उम्र का कोई बच्चा लेके आओ, और जितना लेंथ में मैं हूँ, मेरी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट का कोई बच्चा लेकर के आओ, और तब कंपेयर करो, तब कौन सा ज़्यादा पूड़ी खा रहा है, तब देखा जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। और ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये बात सही है, यही सही कंपैरिजन है, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो कुल मिला करके रेजिस्टेंस पूरे वायर का होता है, और रेजिस्टिविटी टर्म तब आता है अगर हमें कई वायर कंपेयर करने हैं कि कौन सा वायर ज़्यादा रेजिस्टेंस खा रहा है, मतलब उसमें आपस में कंपैरिजन करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबको पहले इक्वल पार्ट, मतलब सबकी लेंथ इक्वल कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल कर दो, तब आप उसमें से देखो कि कौन सबसे ज़्यादा रजिस्ट कर रहा है। तब वो जो वैल्यू है, मतलब एक पार्टिकुलर के लिए, तब जो एक वैल्यू आएगी वो रेजिस्टिविटी बताएगी। रेजिस्टिविटी कंपेयर करने का काम करती है कि कौन किसका रेजिस्टेंस अच्छा है और किसका रेजिस्टेंस खराब है। ये आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, बढ़ाते ही जाइए, और आप पढ़ते भी जाइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।